तो मैट्रिक्स अलजेब्रा हो रहा था अपना। मैट्रिक्स अलजेब्रे में 2/2 का इनवर्स, 2/2 का एडजॉइंट और 2/2 का डिटर्मिनेंट आपने लर्न किया, माइनर फैक्टर। अब अभी तो 2/2 है सामने कुछ क्वेश्चंस, फिर 3/3 का इनवर्स सीखेंगे, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। वो एक मेथड भी कोर्स में है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं, तब तक और लोग ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1A किया था, ये वाला यहीं पर छोड़ा था। अब यहाँ सामने जो दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 1B, और ये 1B क्या करता है? इफ Aij is a matrix of order 2/2, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इन्होंने बोला A इक्वल टू Aij इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, A11, A12, A21, A22, मिला के कितने टोटल? 4 एलिमेंट्स। और आपसे हाँ 2/2 के बाद बोला डिटर्मिनेंट A -15। इस A का जो डिटर्मिनेंट है वो इन्होंने -15 दिया हुआ है। मॉड A को डिटर्मिनेंट A बोलते हैं, डेट A, डिटर्मिनेंट A बोल सकते हैं। एंड Cij रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ Aij। कोफैक्टर्स उस दिन हमने किए थे, तो जैसे A11 का कोफैक्टर C11, A11 है ना, तो इसके कोफैक्टर क्या बोलते हैं? C11। इसके कोफैक्टर को C12, इसके कोफैक्टर को C21, इसके कोफैक्टर को C22 बोला जाता है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दी मैंने, वैसे सीरियल बना दिया ये, ठीक है। ये कोफैक्टर्स होते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि Cij का मतलब C11, C12, C21, C22, ये क्या है? कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स ऑफ Aij करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स। देन फाइंड दिस, आपसे जो फाइंडिंग करा दी, A21 C21 प्लस A22 C22, ये आपको फाइंड करना है। तो इस कंटेक्स्ट में एक हाईलाइट है, मतलब एक फार्मूला जैसा है, इसे कमिट टू मेमोरी। आपने कुछ याद करना है। क्या याद करना है? कि जैसे ये मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और याद करना है। ये C21 है, ये वाला क्वेश्चन में लिखा है वो। तो अब सुनो बात को, जो अपना इधर बात सुनो। जैसे A11 है, फर्स्ट रो आप पकड़ लो A11, तो उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर दूसरा एलिमेंट रो का पकड़ लो और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इक्वल टू। अब आप सेकेंड रो पकड़ लो A21 और उसका कोफैक्टर C21, फिर प्लस A22, उसका कोफैक्टर C22। मतलब रो पकड़नी आपको, रो कैच किया, रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर प्लस अनदर एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर इक्वल टू। अब आप कॉलम भी कैच कर सकते हो, कॉलम जैसे A11 इंटू C11 प्लस A21, पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम पकड़ लिया,
C21 जो कॉलम कैच किया उसका एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर प्लस A21 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर इक्वल टू ये A12 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर C12 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर। समझ में आया? ये सबके सब डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होते हैं और ये फार्मूला जैसा है, इजीली प्रूवेबल है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। कमेंट टू मेमोरी, याद करना। दैट वे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर देखो क्वेश्चन को, देखो ठीक से इसको। A21 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A22 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए हो गया और डिटर्मिनेंट ए -15 इन्होंने दे रखा है। यही करना है। मैट्रिक्स ए दी नहीं है, आप बोलो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, नहीं, इट इज नॉट गिवन। आपको इसी सेंस से ये काम करना है। तो उसमें एक चीज आ गई, आप बोलो कल को दूसरी आ गई तो सारे 4 हमने बता दिए हैं आपको। 3x3 मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है। 3 अभी 2x2 बताया, 3x3 अभी करेंगे, जब करेंगे तब आपको बताएंगे। 3x3 में भी सिमिलर थिंग हैपन होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन, फाइंड A² - 5A - 14I, हैंस फाइंड A इनवर्स। एक और दिन आपने हैंस फाइंड किया था A इनवर्स, तो पहले इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। A² - 5A - 14I की वैल्यू देखिए। A² का मीनिंग ये है, A रहेगा ना 3 - 5 - 4 2, फिर 1 more A 3 - 5 - 4 2 A², देन -5A 5A का मतलब 3 - 5 - 4 2, फिर -14I का मतलब है 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हो गया 9 + 20 29। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -15 और -10 -22। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -12 -8 -20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ये वाला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -15 और -10 -25, ये बोल -12 -8 20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 20 + 4 24। अब देखो यहाँ प्लस साइन लगा दो, माइनस को अंदर सेट कर दो क्योंकि ऐड करने में आराम पड़ा करता है। तो -15 प्लस का 25 -5 इंटू -4 20 -5 2 जा -10। उधर भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बाहर रखे हैं तो -14 0 0 एंड -14। सबको प्लस कर दें तो 29 -15 -14 ऐड करना सबको आता होगा, 0 हो गया। -25 + 25 0 + 0 क्या हो गया? 0। -20 + 20 0 + 0 0। 24 -10 और -14 ये भी 0 हो गया। तो A² - 5A - 14I हमने निकाल के दिया तो ये O आएगा, नल मैट्रिक्स आ गया।
अब कहता है हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स ट्राई करना है। तो ए इनवर्स के स्टेप्स हमने अगले दिन बताए थे, सिमिलर स्टेप्स हैं, डायरेक्ट नहीं निकालना, एडजॉइंट के थ्रू ये जल्दी ना आएगा नहीं। वो कहते हैं हैंस फाइंड, हैंस का मतलब जो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू ओ निकाल दिया, उसको यूज करके इनवर्स निकालना। ठीक है, हाँ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, हाँ वही है मेथड। तो लेट अस ट्राई ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू ओ आ चुका है। तो ये हो रहा है अब जो हैंस फाइंड ए इनवर्स, जो वर्क आपने किया उसको यूज करके ए इनवर्स अब निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई। वैसा नहीं करना एक में प्री दूसरे में पोस्ट, वो अलाउड नहीं है। ये देखिए इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ओ, नन मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो ही रहता है। अब ये हो गया ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए टू ए 5, ए इनवर्स से शायद याद किया आपने कितना होता है आई माइनस 14, और ए इनवर्स का जब आई में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। राइट साइड क्या है ओ। सो ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी माइनस 5i, इसे राइट साइड में शिफ्ट कर दो 14 ए इनवर्स। तो आई ए जो है वो ए हो गया, माइनस 5i इज 14 ए इनवर्स। उसे लेफ्ट में लिख दो 14 ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आपको निकालना है। ए कॉपी कर दो, ए इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 माइनस 5 माइनस 4 2, ए हमने कॉपी कर दिया। फिर माइनस 5i, माइनस 5 आई का मतलब 1 0 0 1, बस ये कैलकुलेशन कर दोगे तो आंसर आपका रेडी हो जाएगा। प्लस लगा के माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 5 0 0 माइनस 5 कैन बी रिटन एज फॉलोज, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, दिस इज 14 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आ गया 1/14 ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब देखो कहीं अटक रहे तो पूछ सकते हैं। बाकी स्टेप्स इनकी प्रैक्टिस बहुत करना। अच्छा क्वेश्चन सारे रिलेवेंट है, आपको पता लग रहे होंगे, यही लेवल आएगा। खुद क्वेश्चन 2006 में आया था इस टाइप का, टाइप लिखा, टाइप मीन्स कोई नंबर चेंज रहे होंगे वहां, कभी कभी सेम आ जाता है, कभी सिमिलर आता है, तो नंबर चेंज भी आ सकता है। अब इसमें 3/3 का इनवर्स सीखना हम लोग। 3/3 का इनवर्स थोड़ा लेंथी प्रोसेस होती है। तो जैसे 2/2 भी देर में निकला था, पहले माइनर फिर कोफैक्टर फिर डिटर्मिनेंट है, तो उसी तरह से ये देर में निकलेगा। यही बात अगर मेथड सीख लिया ना एक का भी, तो फिर सारे क्वेश्चन उसी टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटर्मिनेंट 3/3 की सिखाता हूं। 3/3 देखो इस पैटर्न की, ABC DEF GHI को ओपन करना सीखें। ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन इन सेवरल वेज।
इसके बहुत मेथड है इवैल्यूएट करने के। एक मेथड ये है, पहले एक सीखो, पेन रोको, पहले लर्न करो। इधर देखो, ये जो एलिमेंट ए है इसको यहां लिखिए, फिर 2/2 डिटर्मिनेंट की जगह बना लो, फिर बीच वाले एलिमेंट का नेगेटिव लिखना है, -b, बीच वाले एलिमेंट का नेगेटिव, वहां फार्मूला है ये जो सिखा रहा हूं, और इसके साथ 2/2 की फिर से स्पेस बना लो, ठीक है। उसके बाद +c, मतलब इसका प्लस माइनस प्लस, अगर यहां से ओपन करना ना फर्स्ट रो से, तो साइन है इसका प्लस माइनस प्लस, और बीच वाली रो से भी ओपन हो जाता है, बीच से भी, तो उसका साइन है माइनस प्लस माइनस। लास्ट वाली रो से भी ओपन होता है, तो प्लस माइनस प्लस, मतलब साइन कन्वेंशन ये यहां लिख देता हूं, साइंस प्लस माइनस, देखो साइन लिखो, याद करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेटिव होते हैं तब, लेकिन बीच में फिर माइनस प्लस माइनस आ जाता है अपने आप। ओके, तो देखिए सी के साथ 2/2 की जगह बना, बन गई। अब आप ए के साथ ना उसका माइनर यहां लिखा जाता है, ए के साथ उसकी ए की ना रो कैंसल करो और उसका कॉलम डिलीट करो, तो ए का कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा। आपको पता है ये माइनर्स होते हैं जो मैं लिख रहा हूं, माइनर के बाद उसमें साइन लगा दो तो कोफैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे EFHI आएगा, बाद में आप डायरेक्ट करने लग जाओगे EI-FH, क्योंकि 2/2 आ गया ना। 2/2 क्या होता है? EI-FH, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, वो करने लग जाओगे डायरेक्ट, लेकिन अभी टाइम भी इंक्रीज स्लो रहना। अच्छा, बी का कोफिशिएंट देखो, बी के साथ माइनस बी के साथ क्या आएगा, बी की रो कैंसल, बी का कॉलम कैंसल कर दिया, जो रह गया ना DFGI, वो यहां लिख दो। अब ये हो गया। अब सी का कोफिशिएंट पता लगाने के लिए सी के सामने की रो, सी के सामने का ये कॉलम कैंसिल कर दो, कर दो, और बच गया वो यहां लिखो। और ये जो बना रहे हो, क्योंकि ये माइनर्स बन रहे हैं, 3 माइनर आपने बना लिए, M11, M11, M12, M13 माइनर्स बन गए। और ये माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स ही कोफैक्टर होते हैं, उनमें साइन लगाया हुआ है, तो कोफैक्टर भी बन गए, कोफैक्टर भी है ये माइनस के साथ, ठीक है। बाकी माइनस में अलग से सिखाऊंगा, पर ये डिटर्मिनेंट सीखो अभी, ठीक है। ए के आगे जो लिखा है वो माइनर है, माइनस बी के आगे लिखा है वो माइनर है, सी के आगे लिखा है वो माइनर। और इसके बाद की ओपनिंग आपको आती है EI-FH, माइनस बी के साथ क्या आएगा बताओ? DI-FG आएगा, विद प्लस सी व्हाट विल कम? DH-EG, वो ई लिखा है, चलो कुछ भी लिखो, इस तरह से डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होती है। डिटर्मिनेंट क्यों बताइए आपको? इसलिए कि वो जो ए इनवर्स है ना, वो 3/3 में भी 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा, डिटर्मिनेंट सिखा दिया 3/3 का। और इसके ओपन करने के कम से कम 3 रोज एंड 3 कॉलम, 6 पेज तो कम से कम है। डायरेक्ट तीनों रोज से ओपन हो जाता है, ऐसे कॉलम से ओपन हो जाता है। पर अभी आप एक रो से करके ना इनवर्स निकालने लग जाओ, फिर बाद में देखेंगे और कंफ्यूजन पैदा होगी ना। 6 पेज में ये ओपन होती है, 6 पेज तो डायरेक्ट है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करके तो सो मेनी पेज हो जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट का अलग से टॉपिक है हमारे कोर्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लास्ट ईयर वो डिलीट हो गया था, इस ईयर अभी तक तो कोर्स में है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट हम थोड़ा डिले करके बताएंगे, पर प्योर डिटर्मिनेंट है ना जो डिले कर, पता नहीं रिडक्शन फिर से आ जाए, लास्ट ईयर रिड्यूस हो गया था। ओके, पर ये रिड्यूस नहीं हुआ था, ये करना इतना डिटर्मिनेंट करना है, वो प्रॉपर्टीज है वो रिड्यूस हो गई थी।
अभी इस ईयर का पता नहीं। ओके, तो अब हम आपको ये क्वेश्चन सिखाते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है। एडजॉइंट मैं सिखाऊंगा, सारे स्टेप्स लर्न करना, हार्ड नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है। तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ए क्वेश्चन नंबर 8 की इवैल्यूएट करता हूं। 1 - 1 2, सारे स्टेप स्लो होंगे लेकिन एक ही क्वेश्चन से लर्न करना, फिर और भी करूंगा लेकिन वो रिवीजन की तरह यूज होगा, एक मैं ठीक से लर्न करूं। तो डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं, पहले सीख लो, थोड़ा सीख लेते, फास्ट सीख लो। इधर देखो, ये जो 1 है, 1 लिखो यहाँ, फिर 2/2 डिटर्मिनेंट, याद करते चलो साथ साथ। अब क्या लिखोगे, माइनस ऑफ -1 +1 कर लो, और फिर 2/2 का अरेंजमेंट कर लो, प्लस अब 2 के साथ 2/2 अरेंजमेंट कर लिया। अब देखना इस 1 का कोफिशिएंट क्या है, इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम कैंसल करके जो बच गया वो कॉपी करो उसी ऑर्डर में, 2 -3 -2 एंड 4। फॉलो कर रहे हैं? अब देखो ये, इसको यहां से हटाओ, पेन को यहां पे कर दो, किस लिए, देखो ना वो -1 का लिख रहे हो अब, तो -1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर दे, ठीक है। रिमेनिंग कॉपी कर, 0 -3 3 एंड 4 हो गया। 2 के साथ 2 की रो और 2 का कॉलम कैंसल करें तो मिलेगा 0 2 3 -2, और इसको 2/2 इवैल्यूएट करना सबको आता ही है। ये हो गया 8 - 6, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, प्लस ये आएगा 0 माइनस ऑफ -9 2, ये हो गया 0 -6, तो दिस इज 2 + 9 -12, सारा मिलके माइनस। डिटर्मिनेंट ए रेडी हो गई। अब आपको एडजॉइंट ए सिखाऊंगा। एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या करना है, पहले वो मैट्रिक्स आपकी याद दिलाता हूं। 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। नाउ ईच एलिमेंट हैज गॉट इट्स ओन माइनर, जैसे वहां भी माइनर था, फिर कोफैक्टर आया था, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर किया था तो एडजॉइंट निकला था। प्रोसीजर आपको अगर याद हो तो, ठीक है। तो अभी इसका ना एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ना 9 माइनर्स लिखने हैं, हर एलिमेंट का अपना माइनर है। सो यू हैव 9 माइनर्स इन ऑल। M11 M12 M13, फर्स्ट रो के हो गए 3, पता लगा, क्योंकि ये होता है ना A11 A12 A13, एलिमेंट तो पहचानते हैं ना सभी लोग। ये वाला क्या हुआ, M21 आएगा इसका, M21, फिर दूसरे का आएगा M22 M23, और लास्ट में आएगा M31। लास्ट में इधर लिखता हूँ, जगह थोड़ी स्पेस भी चाहिए ना, तो स्पेस देकर M31, फिर आएगा M32, देन कम्स M33, ठीक। M11 ये 2/2 डिटर्मिनेंट होती है। देखो ये इसका ना, इसके सामने की रो कैंसल, कॉलम कैंसल करें,
चाहे अपने मन में कैंसिल करें या पेंसिल रख के कैंसिल करें। उसके बाद जो बच गया वो यहाँ कॉपी करना है, 2 -3 -2 4। समझ गए? अब M12 दूसरा माइनर, दूसरे माइनर के लिए मतलब -1 के माइनर के लिए उस -1 के सामने की रो और उस -1 के सामने का कॉलम डिलीट करें, जो बच गया उसको कॉपी करें, 0 -3 3 और 4। ठीक है। अब अगला एलिमेंट जो है, इसके सामने का रो इसके सामने का कॉलम कैंसिल करें और इसे लिखें 0 2 3 और -2। ठीक है। बाद में ये वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, वो साथ के साथ लोग प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कर लेते हैं, बहुत फास्ट लिख लेते हैं, लेकिन अभी इनिशियल के लिए थोड़ा ऐसे करना, लर्न करके फिर अपना प्रैक्टिस करके चाहे जितने भी फास्ट हो जाओ, मर्जी है। अब आगे बीच जैसे 0 के लिए 0 एक माइनर चाहिए आपको, तो उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम डिलीट करके दिखाई पड़ गया, क्या रह गया, -1 2 -2 4 रह गया, -1 2 -2 और 4। फिर बीच वाले एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर लिखने चले तो इसके सामने का कॉलम इसके सामने की रो डिलीट करें, बच गया देखो 1 2 3 4, बहुत अच्छे नंबर बचे इस बार, 1 2 3 4 वो यहां लिखो। ठीक है। उसके बाद इस लास्ट वाले एलिमेंट के का माइनर लिखना है, तो इसके सामने की रो इसके सामने का कॉलम कैंसिल करें, 1 -1 3 -2 हो गया। अब देखिए ये 3 के सामने की रो और 3 के सामने का कॉलम कैंसिल करके जो बच गया उसे लिखिए, -1 2 2 -3। ठीक। अब बीच वाले का -2 का माइनर लिखना है आपको, तो उसके सामने का कॉलम और उसके सामने की रो को डिलीट करें और जो बच गया उसे कॉपी करें, 1 2 0 -3। ठीक है, 1 2 0 -3। लास्ट वाले एलिमेंट 4 का माइनर राइटिंग करने जा रहे हैं, तो उसके सामने का रो और कॉलम कैंसिल करके जो बच गया उसको कॉपी करें, 0 -1 1 -1 0 2। पता लग गया? ये माइनर्स हो गए। इनकी वैल्यू निकालो तो माइनर्स की वैल्यू आ जाएगी। पता नहीं कौन सा माइनर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, हो सकता है वो M22 अकेला पूछ दे, तो उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट आप M22 पे हिट कर सके। अभी माइनर्स की तो वैल्यू हो जाएगी, चलो वैल्यू लिख देता हूं मैं, लेकिन अब इसके बाद ना आती बात को फैक्टर्स की। को फैक्टर्स यही माइनर्स होते हैं, जो माइनर लिखे आपने 9, तो को फैक्टर भी कितने होते हैं, 9। तो मैं को फैक्टर लिखने जा रहा हूं, C11 C12 C13 C21 C22 C23, फिर आएगा C31 C31 C32 C33। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज निकालो। देखो M11 क्या है, M11 की वैल्यू निकालो, M11 की वैल्यू वहां निकाली हुई तो वहां से कॉपी करो, और वैल्यू निकली नहीं, साथ में वैल्यू निकालनी है, यहां लिखनी है। वो फैक्टर्स आर नथिंग बट माइनर्स। ठीक, बाद में है ना, हाँ चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत तो फर्क होगा,
तो फर्क हमने अभी हाइड किया, पहले माइनस तो लिख ले। कोफैक्टर्स आर नथिंग बट माइनर्स विद लिटिल चेंज इन साइन। डेटा दो, पहले माइनर की वैल्यू डालो। 8 - 6 2, ये हो गया 0 + 9, ये हो गया 0 - 6, ये बीच वाला -4 + 4 0, ये वाला 4 - 6 - 2, -2 + 3 1, 3 - 4 - 1, -3 - 0, और ये 2 बन जाए 2 + 0। ठीक है। अब इनमें थोड़ा ना साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज वही मैंने सिखाया था, इधर सुनो, वही साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना। जहां पर मैं प्लस बोलूंगा वहां कुछ करना नहीं है, स्किप कर दो। प्लस मीन्स स्किप, माइनस मीन्स चेंज करो। देखना इधर, यहां प्लस साइन आया, प्लस कुछ नहीं करना, माइनस लगा दिया मैंने, प्लस कुछ नहीं करना, माइनस 0 है तो छोड़ सकते, प्लस प्लस में कुछ नहीं करना, माइनस चेंज कर दो, प्लस कुछ नहीं करना, माइनस चेंज कर दो, प्लस कुछ नहीं करना। जहां प्लस साइन है वहां कुछ नहीं करना, जहां माइनस आ रहा है वहां पर आपको साइन चेंज करना है। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स में ये फर्क होता है। ठीक है, आपने माइनर्स लर्न कर लिए, आपने कोफैक्टर्स लर्न कर लिए। बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इनवर्स इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इन जनरल जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड। अब आप सीखोगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज करना है किसका, कोफैक्टर्स का। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर्स ये आपके सामने लिखे पड़े, 2 - 9 - 6, 0 - 2 - 1, -1 3 2, और इस तरह से आपका एडजॉइंट ए रेडी हो चुका है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 0 - 2 - 1 -1 3 2, ये हो गया है एडजॉइंट ए। और डिटर्मिनेंट ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, -1 थी इसकी। तो ए इनवर्स के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। ए इनवर्स निकालना था, ये क्वेश्चन था, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। उसके नीचे ऑल्सो वेरीफाई, फुल क्वेश्चन है, कोई भी पार्ट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड पार्ट। ओके, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए -1 है और एडजॉइंट ए सामने लिखा पड़ा है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये हमें ए इनवर्स मालूम पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। वो फेमस फार्मूला मैं वेरीफाई करके देता हूं। वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी। अगर ये ट्रू निकल जाए ना ए इनवर्स, इसका मतलब ये इनवर्स आपका राइट है, और इसमें कोई एरर आ जाए इसका मतलब कहीं गलती कर ली, फिर से रीचेक करो, यहां भी गलती हो सकती, क्या पता, देखना पड़ेगा। ए इनवर्स इंटू ए, स्लो कराते हैं ना, बहुत स्लो में ये होती है प्रॉब्लम, फास्ट में सही होता है। तो जो भी है, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूं, ए इंटू ए इनवर्स। ए आप कॉपी करो क्वेश्चन से,
तो क्वेश्चन था हमारा 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 4, और ए इनवर्स ये सामने जो लिखा पड़ा ये कॉपी कर लो, माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2। अब आप मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 12 1, आइडेंटिटी आने लग गया, वो सही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने किया 1 आया, आइडेंटिटी में 1 होता है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 माइनस 2 प्लस 2 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0, बिल्कुल सही आ रहा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 18 माइनस 18 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 4 माइनस 3 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 6 प्लस 6 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 6 माइनस 18 माइनस 24 प्लस 24 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 माइनस 4 प्लस 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 प्लस 6 9 माइनस 8 1, और इस तरह से ये आइडेंटिटी आ गई राइट हैंड साइड रेड। सिमिलरली एक पार्ट छोटा सा आप करके देखना, ए इनवर्स ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ठीक है। अब एक और रिजल्ट उसमें वेरीफाई करने को, एग्जाम में सारा एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा, पता नहीं कौन सा पार्ट आ जाए। ए हो सकता है वो ए इनवर्स ए भी दे दे, ए इनवर्स भी दे दे, और आपसे पूछ ले कि ए इनवर्स कितना हुआ, ठीक है ना। वो तो ऑब्जेक्टिव बनाने पे डिपेंड करता है, पर इनवर्स निकालने का ये प्रोसीजर कोर्स में है, और कम से कम स्टूडेंट को प्रोसीजर आना ही आना चाहिए। तो अब हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जो 2/2 में वेरीफाई किया भी था। ए इंटू वेरीफाई, फुल क्वेश्चन है, इसमें सारे पार्ट आ गए इनवर्स से रिलेटेड। ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। लेफ्ट हैंड साइड मैं चूज करता हूं, ए की वैल्यू क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूं, 1 माइनस 1 2, फर्स्ट रो 0 2 माइनस 3, सेकेंड रो 3 माइनस 2 4, थर्ड रो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मेरे पास है थोड़ा सा, मैं आपके पास भी है, एडजॉइंट ए कॉपी करें, 2 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 2 3 माइनस 6 माइनस 1 2, and multiply the things now. This is equal to first row into first column करिए, you get 2 plus 9 11 और minus 12 minus 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करिए, 0 0 मल्टीप्लाई आता है सबको, आएगा 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। अब तो श्योर आएगा क्योंकि वो वेरीफाई कर चुका हूं ना इनवर्स, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इतना आएगा। आप इसमें से माइनस 1 कॉमन लें, माइनस 1 कॉमन लें तो क्या बचा, अंदर बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बच गया, ठीक है। ये माइनस 1 क्या है, डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए 19 होती ना तो 19 कॉमन आना था, पर डिटर्मिनेंट ए हल्की है, लाइट है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 कॉमन आया हुआ है। ये अंदर जो रह गया वो आइडेंटिटी मैटर, और RHS आ गई है। सिमिलरली द अदर पार्ट कैन ऑल्सो बी डन। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए, कोई डाउट लगता है वहां पूछोगे तो बताऊंगा, ठीक है। और डाउट नहीं लगता तो प्रैक्टिस करो। ये फिनिश कर लिया सबने। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10।
1 मार्क क्वेश्चन, वो तो आए, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा बड़ा था लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको हम यूं ही नहीं कि इनवर्स निकल जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए रट्टे लगा लो, नहीं, गलत। इनवर्स निकालना सीखना है, इनवर्स निकालना वहां ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। वो ए मैट्रिक्स दे देगा, इफ ए इज दिस देन ए इनवर्स इज ए बी सी डी। इनवर्स एक क्वेश्चन हार्ड पूछ भी सकता है, लेंथी क्वेश्चन, वो कोर्स में है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने करके दिया। रिस्क लेनी नहीं है क्योंकि ये नोन क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में आते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट इज दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पता है आपको ए मैट्रिक्स दी नहीं क्वेश्चन ने, ए मैट्रिक्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्या बोला, ए जो है वो कैसे 2x2, उसका वो दिया हुआ है नेचर के 2x2 मैट्रिक्स है, और दिया क्या इसमें, ए इंटू एडजॉइंट ए दिया। अभी देखना सोल्यूशन, ए इंटू एडजॉइंट ए इसने दे रखा है 8 0 0 8। इसी से आपको क्या बताना है, डिटर्मिनेंट ए बताना है। अच्छा, ए इंटू एडजॉइंट ए अभी आपने वेरीफाई किया था, कितना था वो, इंटू आई, वो फार्मूला था, वो फार्मूला यूज करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू, इधर राइट साइड को देखो 8 कॉमन है, तो 8 कॉमन लेके 1 0 0 1, 8 के बाद क्या आ गया, आई आ गया। लेफ्ट साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्या आपको डिटर्मिनेंट ए नजर आई, 8 के इक्वल है। हालांकि आप आई से आई काट नहीं सकते, नहीं, मैट्रिक्स का कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हो। ऑन कंपैरिजन डिटर्मिनेंट ए 8। आपने देखा मैट्रिक्स ए का कोई अता पता नहीं, फिर भी हमने डिटर्मिनेंट ए निकाली। ऐसे क्लूफुल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सामने आया हुआ 2007। पहले भी ऑब्जेक्टिव आते थे, अब ऑब्जेक्टिव का नंबर सारा ही हो गया। पहले ऑब्जेक्टिव, पहले ऐसा नहीं, पहले नहीं आते थे, पहले से आते रहे बहुत लॉन्ग बैक 1980 से रेगुलरली थोड़े आते थे, 10 आते थे, कभी 20 भी आते थे, कभी 5 आते थे, पर ऑब्जेक्टिव पहले भी आते रहे। अब उन्होंने, क्योंकि कोविड-19 आया, तो उन्होंने कन्वीनियंस के लिए बोला एक पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव कर देते, एक पूरा सब्जेक्टिव कर देते। और ये ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करता रहा हूं, इसलिए मेरे पास सारी लिस्ट। ये देखो 2020 का मार्क 1 क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट ए। अब देखो ए मैट्रिक्स दे दी, एडजॉइंट ए पूछ दिया। अब एडजॉइंट ए निकालना आपको सिखाया मैंने, हाँ 1 मार्क में डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना जरूर है। वो M11 M12 ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट लिखो, कोई टेंशन नहीं, स्टेप्स तो दिखाने जरूरी है नहीं। हाँ जी बेटा, इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल, 3 2 हो गया, इसमें नेगेटिव 1 -4 हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन है ये, और लेंदी वाला तो मेथड आपको पता, मैंने सब बताया। तो कोई माइनर पूछ दे, कोई को फैक्टर पूछ दे, तो आपको मैंने ऐसा तैयार किया कि कुछ भी आने दो, यू कैन ट्राई दिस दैट, ठीक है। और ये है 2020 का मार्क 1 क्वेश्चन। इसमें जो यूज होगा बहुत फेमस है, उस अगले दिन भी बात आई थी। ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव ABCD भी लिखे हैं साथ में, ठीक है। हाँ, कभी अब तो ABCD लिख के आएंगे, पहले ऐसे भी आता था। ये भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ABCD लिख के पहले नहीं आते थे। और ABCD वो रिमूव भी कर सकते हैं। ABCD में थोड़ा ड्रॉबैक है ना कि एक कोई टीचर आया, ABCD बच्चों को बता दिया, कॉपी करा दिया, चीटिंग का चांस ज्यादा होता है ABCD में, है ना। हाँ, तो कोई बाहर से आ गया, आपका स्कूल टीचर आ गया, वो बोला हमारे बच्चे, चलो मैं थोड़ा सा है, तो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकता है। तो इसलिए स्टेप्स पूछे तो वो ज्यादा अच्छा है, और ABCD पूछ रहे तो हम क्या करें, वो तो पूछ रहे अच्छा है। स्टेप्स पूछने चाहिए, ठीक है बेटे। इधर देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मान दिया। ये बहुत ही फेमस
फार्मूला है एकदम नॉन फार्मूला। एक और दिन मैंने ये बताया भी था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, किसी ने याद किया? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन। एक जना ऑब्जेक्ट के वो बोलने लगे थे ना, ये तो एडजॉइंट ए के जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ना, डिटर्मिनेंट ए की इक्वल हो रही है, आपने बोला था। तब मैंने बताया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि ये n माइनस एन की वैल्यू 2 है इसमें, इसलिए हो रही है। अभी आपके केस में n की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3। अब आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 माइनस वन, मतलब डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर आएगा। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट ए निकाल, डिटर्मिनेंट ए निकाल के होल स्क्वायर करो तो आंसर आ जाएगा। इन्होंने क्या मांगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जिसका ये फार्मूला सीधा याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में आया रखा, इतना समझो, सब बहुत फेमस है। n माइनस वन, एन की वैल्यू यहाँ 3 है क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 3/3 है, तो डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर तक पहुंच गए। नाउ वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए के कई सारे तरीके हैं, और ये लीजिए डिटर्मिनेंट ए। अभी आपने ओपन वाला एक्सपांशन वाला मेथड सीख लिया है, ठीक है। मैं दूसरी बात बताऊं तो याद तो कर लोगे आप, बात सुनो। ये ना डिटर्मिनेंट कैसी है, मेन डायगोनल में कुछ लिखा है, रिमेनिंग एलिमेंट 0 है ना, ऐसा कभी भी हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आंसर होता है सारे डिटर्मिनेंट। तो या तो मैंने तो डिटर्मिनेंट स्लो मेथड से सिखाया हुआ है, पर आप चाहो तो डायरेक्ट स्लो मेथड निकालते रहो। डायरेक्ट है a क्यूब है ये। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कब? जब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, तब रिमेनिंग एलिमेंट 0 होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स आंसर आएगा, दूसरों में नहीं, ठीक है। वो कोई भी डिटर्मिनेंट हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे ये देखो, मैं ये मैट्रिक्स सिखाता हूं, इधर देखो 2 1 4, रिमेनिंग कर दो 0। अब आप डिटर्मिनेंट कितनी आ गई? 8। मतलब क्विक हो गया, फास्ट हो गया, तो फास्ट सीख लो, अब नहीं तो स्लो मेथड करते रहो, उसमें तो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन केस मैट्रिक्स इज डायगोनल, रिमेनिंग एलिमेंट्स मस्ट बी 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की बात हो रही थी, जो डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर निकला था, जो ए क्यूब का होल स्क्वायर निकला, जो ए की पावर 6 है, समझ गए। और ए की पावर 6 यहाँ ऑप्शन में कहीं होगी, ये देखो है, सी ऑप्शन इज राइट। वैसे तो मैं आपको रिमार्क सिखाऊंगा, पर यहां पर मैं आपको एक रिमार्क भी देता हूं, थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी आपकी। इधर देखिए, रिमार्क हमारा ये है, नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक यूनिटी, याद करके रखो। एक फैक्ट ये अभी अभी याद करके हटे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, बहुत फेमस है। और थोड़ा कम फेमस रिजल्ट ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये थोड़ा कम फेमस है, पर कोई पता नहीं, आप याद कर लो, आपके काम आ सकता है। डिटर्मिनेंट ए की पावर में ना n-1 होल स्क्वायर जाता है। अच्छा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा टाइम्स ए मैट्रिक्स है, उसका लेमडा टाइम्स और उसका डिटर्मिनेंट, तो ये होगा लेमडा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट।
इसमें जो सेकंड और फोर्थ है ना, फर्स्ट तो खैर वो पॉपुलर है ही है, बहुत इम्पोर्टेंट। थर्ड नंबर सारे लोगों को पता नहीं है, थर्ड नंबर थोड़ा कम पॉपुलर है, सारे लोगों को पता नहीं है। ये जो सेकंड और फोर्थ सबको पता है, और जिसको पता नहीं वो वीक है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। थर्ड नंबर अगर नहीं पता है तो वो वीक नहीं है टीचर ना, वो बाई चांस उसके नोटिस में नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता था कि 5 नंबर में क्या है, आपको ए मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी थी, ए मैट्रिक्स दे रखी थी, A0 0 0 A 0 0 0 A, ये थी मैट्रिक्स। तो ए इसमें कॉमन भी था, आपने तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल डाला, वो अच्छा किया, लेकिन ए इसमें चाहते तो हम कॉमन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया, ए टाइम्स आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब मान लो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई हो गया, इट इज इक्वल टू ए, ये फार्मूला लगाओ नंबर 4, लेमडा की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो लेमडा क्या है यहाँ ए, तो ए की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट आई, एन क्या है 3, डिटर्मिनेंट आई क्या है 1, ए क्यूब आया, ये उसका दूसरा सेकेंड मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी जरूर है पर ये कभी हेल्प करेगा। 4 नंबर का मैंने थोड़ा यूज सिखाया, बाकी 4 नंबर अभी बहुत सारा यूज लर्न करोगे, टेंशन नहीं है, ये सब ये तो याद हो जाएंगे, अभी बहुत क्वेश्चन है आपको करने को, प्रोवाइडेड यू वर्क। और एक और बुकलेट दी हुई है ना, वो पूरा ऑब्जेक्टिव ही है, इसके पास है वो बुकलेट, पूरा ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ है इसके अंदर, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। ये 2 बुकलेट जो कर लेगा वो एग्जाम का क्वेश्चन करके आएगा, वो नहीं करेगा जितना पार्ट करोगे उतने आएंगे, सिंपल है ना, बहुत नॉलेज है इनमें। चलो मैं आगे 2 बुकलेट करो, वो तो कोई जी मैन बैठेगा, वो जी मैन का करने लग जाएगा। नहीं, कॉमर्स क्या है आप लोग, कॉमर्स साइंस का कौन है, हाँ जी मैन बैठोगे तो वो पेपर तक करने लग जाओगे, इसमें इतनी दम है कोर्स में। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या करना, एक दूसरी चीज आ गई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ऐसी इक्वेशंस है ये 2/2 XY वाली, और ये इक्वेशन है XYZ वाली, इनके सॉल्यूशन थोड़े से स्लाइटली लेंदी होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में पता नहीं आए ना आए, लेकिन आपको ना उसको लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो स्टूडेंट क्या करेगा, इसको स्टूडेंट डायरेक्ट कर देगा और ऑब्जेक्टिव टिक कर देगा, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे तो पूछ नहीं सकता कि भाई मैट्रिक्स ही करिए। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन इतना फेमस है, ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, ये 2003 में ये आना शुरू हुआ, 2009 में 19 तक आया, फिर वही कोविड-19 आ गया ना, उस वजह से रुक गया, फिर आना था। ये डिक्लेयर्ड क्वेश्चन है एग्जाम में, एवरी टाइम इसको आना ही आना, तो ये इसलिए नहीं आया कि वो फिर ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए उसके बाद। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो मेथड को लर्न करें। 3x - 2y = 7, 5x + 3y = 1। अब सब लोग हमारे पास यहां हमारे साथ हो जाइए, लोग क्या है, सब लोग लर्न करो, पेन रोको, इधर देखो, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी, और ये जो XY है ना, दिस विल फॉर्म कॉलम मैट्रिक्स, और ये 7 1 विल फॉर्म अनदर कॉलम मैट्रिक्स, ये स्ट्रक्चर है। ये पहला वाला थोड़ा बड़ा बना है, क्यों, इसमें कोफिशिएंट आएंगे 3 - 2 5 3, और वो जो XY है ना कॉलम में आएगा, इस तरह याद करो उसको, ये 7 1। अगर आप इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें
और कंपेयर करें तो वो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो लिखा वो उन दोनों इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन है, पर आप डायरेक्ट ही याद करो इसको लिखना। तो ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स, ये कोई बी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपने देखा ना एक्स वाई के कोफिशिएंट जिसमें फिल्ड है, तो यू कैन कॉल इट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? देखो ये कैपिटल एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल है ना इसमें एक्स वाई, अननोन मैट्रिक्स। लास्ट वाली क्या बोल सकते हैं? बी को, हाँ जी, सोल्यूशन मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो इक्वेशन में प्योर कांस्टेंट दिए हुए वो है ये। सो वी कॉल इट, अंदाजा आपने ठीक किया, कांस्टेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। अब इस स्टेज पे मैं आपको याद दिला दूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन याद करो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। ax इक्वल टू बी का सॉल्यूशन x इक्वल टू ए इनवर्स बी क्यों होता है वो मैं थोड़ा सा यहां साइड में बता सकता हूं, थोड़ी नॉलेज बढ़ी। लुक हियर एवरीवन, ax इक्वल टू बी, तो ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करो, एक तरफ प्री दूसरी तरफ पोस्ट कभी नहीं करना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, समझ में आ गया? ए इनवर्स ए क्या है? आइडेंटिटी आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई एक्स हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए इनवर्स बी। मैंने आपको क्या किया, इससे मैंने बोला डायरेक्ट ये याद कर लो, बीच का छोड़ दो, कोई नहीं, वो टेंशन नहीं। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी डायरेक्ट खूब चलता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, तो x इक्वल टू ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स दिखाई पड़ रही है ना, वो लिखी पड़ी है, उसका इनवर्स इंटू बी। अच्छा ए इनवर्स में बताऊं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू यस एडजॉइंट ए इंटू बी लिख दिया, इससे आराम पड़ जाएगा। कैसा आराम पड़ गया? डिटर्मिनेंट ए बता सकते हो, डिटर्मिनेंट ए वो ए मैट्रिक्स दिख रही है, उसका डिटर्मिनेंट कितना है? 19। यस 19 है, वो ए दिख तो रही है मैट्रिक्स, उसमें वर्टिकल लाइनें लगा के 9 + 10 19 हुआ। एडजॉइंट ए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आता है आपको, एडजॉइंट, इसको क्या करो? इंटरचेंज, और रिमेनिंग को क्या करो? नेगेटिव। उसके बाद बी मैट्रिक्स 7 1, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो एक्स आने लग गया। एक्स क्या था? वेरिएबल मैट्रिक्स था, तो वो वेरिएबल आने लग गया, आंसर आने लग गया। इधर देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 7 जा 21 प्लस 2 1 जा 2, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -35 प्लस 3 1 जा 3। सो कैपिटल एक्स आपको पता है एक्स वाई को कहते हैं, वापस ला दिया हमने, और 1/19 करना, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यू गेट 23/19 एंड दिस इज -32/19, ठीक है। सो कंपेयर, x की वैल्यू आ गई 23/19, y की वैल्यू आ गई -32/19, और ये ओवरऑल आपका आंसर आ गया। एग्जाम में जब बैठे तो एक्स वाई की वैल्यू ना फर्स्ट इक्वेशन में लिख देना और वेरीफाई कर लेना कि राइट आया कि रॉन्ग आया, कि आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है ये, तो दिस शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। 21 + 2 तो आया तो था सर, 3 × 7 कर दिया, 2 1 जा 2 कर दिया,
ठीक है। और ये वाला -5 × 7 -35, 3 बन जा 3। फिर भी कभी गलती हो भी जाती है, पर देख मुझे लगता है ओके। नंबर है, नंबर इधर उधर हो जाता है। ओके, अब हम आपको 3x3 का क्वेश्चन कराते हैं मैट्रिक्स इन्वर्सन से। सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, एकदम फेमस क्वेश्चन। नंबर है इसका 3A। इसे हम पहले फुल मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी इधर। कोफिशिएंट देखो 2 3 3 इन फर्स्ट 1 -2 1 सेकंड 3 -1 -2 थर्ड x by z राइट साइड 5 -4 3। कोई एरर कभी नंबर में मालूम पड़े फौरन बोल देना, बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है। इतने सारे नंबर लिखते हैं, कभी हो भी जाता है। ओके, करेक्टली रिटन। सो ax = b। और आपको पता है x = a इनवर्स b विल बी द सॉल्यूशन, बट प्रॉब्लम इज फाइंडिंग a इनवर्स। a इनवर्स इसका लेंदी होता है, माइनर लिखो, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, है ना। फिर 3/3 का शॉर्टकट है नहीं। 2/2 का मैंने शॉर्टकट बताया, 3/3 का शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ है तो थोड़ा देखो। अब की बार मैं एडजॉइंट थोड़ा फास्ट लिखूंगा, अगर आप हमें फॉलो कर सके तो। फास्ट स्लो तो मैंने सिखा दिया, उसका वीडियो बन जाएगा। ये आप 10 बार देखो, समझो, सीखो। वीडियो आपके साथ शेयर हो रहा है, पता लग रहा है? वो खुल रहा है आप पे, वहां खुलना भी चाहिए। खुले ना तो बताना भी, अभी इनिशियली अभी खोल के देख लेना, नहीं तो एक भी नहीं खुलेंगे बाद में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने खोल के देखा था? हाँ, यू शुड बी एबल टू ओपन द वीडियो। अगर पहला वीडियो ओपन नहीं हुआ तो फ्यूचर का कोई भी ओपन नहीं होगा। उस चक्कर में मैं पड़ जाऊंगा। क्यों? इट इज लेंदी वर्क टू शेयर इट। प्राइवेटली शेयर होता है ना वो आपके साथ, ठीक है। तो उसको शेयर करना मुश्किल काम हो जाएगा। तो अभी चेक करना। ओके, तो ए इनवर्स मैं थोड़ा फास्ट निकालूंगा। पहली चीज तो डिटर्मिनेंट ए 233 1 -2 1। ये देखो, सब लोग लर्न करो मेरे साथ। डिटर्मिनेंट ए 2, राइटिंग सही करना, नहीं तो एरर हो जाए। अब देखो मैं कर रहा हूं, पेन रोक दो, देख लो फास्ट भी ऐसे होता है। 2 × समथिंग, 2 × समथिंग, फिर -3 × समथिंग डिटर्मिनेंट हो रही है, फिर +3 × समथिंग। अच्छा, 2 के साथ ना इसका रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 4 + 1 5 कर दिया। देखो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, इसका लिए रो कॉलम कैंसिल, -2 -3 -5। इसके लिए रो कॉलम कैंसिल करके -1 + 6 5 करने वाले इतना फास्ट करते हैं। आपकी क्या पता प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं या पहले से हो गई हो, क्या पता। तो अच्छा है। तो 10 25 35 10 और 15, 25 और 15 40 हो गया सारा मिलके, ठीक है। अब एडजॉइंट सीखिए। एडजॉइंट देखिए, फास्ट कर रहा हूं। सब लोग यहां देखो, बहुत कंसंट्रेट होकर के अगर लर्न कर लिया तो आपके लिए अच्छा होगा। अभी +2 के लिए और हायर क्लासेज के लिए, ये हायर क्लासेज में भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जाएगा। तो देखिए, ये ट्रांसपोज कर दो पहले। पेन बिल्कुल रोक दो और लर्न कर लो। पहले कर दो ट्रांसपोज। अब हम क्या कर रहे हैं? ओके, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखूंगा, पहले माइनर लिखूंगा, साइन बाद में लगाऊंगा, ठीक है। इस एलिमेंट का, तो इसकी रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, ऐसे कैंसिल करने के बाद प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करो, 4 + 1 5 बार ऐसे करना था। ट्रांसपोज ऊपर लगा हुआ है, भूल मत जाना। इस एलिमेंट का हो गया। इस एलिमेंट के लिए रो और कॉलम कैंसिल करें अपने मन में,
-2 -3 -5 ऐसे आई साइड थोड़ी यूज होती है और फास्ट होता है। इसको देखो, रो कॉलम कैंसिल करके -1 + 6 5, इसके लिए -1 + 6 5। अब देखना इसके लिए रो कॉलम और रो कैंसिल किया, -6 + 3 -3। इस एलिमेंट के लिए इसके सामने कॉलम रो कैंसिल करके -4 -9 -13। इस एलिमेंट के लिए कॉलम रो कैंसिल करके -2 -9 -11। इस एलिमेंट के लिए मन में कॉलम रो कैंसिल करो, 3 1 3 + 6 9। इस एलिमेंट के लिए कॉलम रो कैंसिल करो, 2 1 2 -3 -1। इस एलिमेंट के लिए कॉलम रो कैंसिल करना है, -4 -3 -7। मुझे लगता है ठीक है, बाकी पता लग जाएगा। ओके, अभी क्या हुए, ये माइनस हो पाए, अब इसमें साइन लगाना है। साइन लगाओ, तो देखिए साइन लगा रहा हूं, प्लस, जहां प्लस आता है वहां कुछ नहीं करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस है वहां कुछ नहीं करना, नेगेटिव है वहां साइन को चेंज करो। अब देखिए, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ए आपका रेडी हो चुका है एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/40 इंटू एडजॉइंट ए। यही 555 in first column, 3 - 13 11 9 1 - 7। आपको ए एडजॉइंट ए डायरेक्ट जल्दी लिखना ना आया हो तो अभी फिलहाल ना कोफैक्टर वगैरह की प्रैक्टिस से रखें, ठीक है। और डायरेक्ट आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कोई नहीं पूछता कि कोफैक्टर लिखे कि नहीं लिखे, कौन पूछेगा, आंसर देखेंगे वो, ए इनवर्स आपने सही लिख पाया कि नहीं। तो फास्ट मेथड आपको परमिटेड ही है। सब्जेक्टिव में तो वो C11 C12 कई बार टीचर बोलते हैं कि कोफैक्टर अलग अलग लिखिए, माइनर नहीं मांगते, कोफैक्टर मांगते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होगा तो इनवर्स लिखना, आपको टिक करना है। तो फास्ट अच्छा है, प्रोवाइडेड यू लर्न इट। सो वी आर बैक टू दिस प्लेस, x = a इनवर्स। भी इधर आ जाओ, आपका सोल्यूशन आपने यहां लिख रखा था 1 में, वो क्या था, x = a इनवर्स b। a इनवर्स हम लोगों ने निकाल रखा है, 1/40 इंटू समथिंग कॉपी करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम मुझे याद है 5 5 5। सेकंड कॉलम बता बेटे, कुछ लिखा है आपने, 3 - 13 11। थर्ड कॉलम 9 1 -7। ओके, वेरी गुड। अब आंसर आने वाला है, कैपिटल एक्स है ना, बी रह गया, डी मैट्रिक्स 5 - 4 3। अच्छा ठीक है, कैपिटल एक्स पता है क्या है, x/z, और ये 1/40 ठीक है। इसको धीरे से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो में, 5 5 जा 25, 3 -12, 9 3 जा 27। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कर दिया, अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम नहीं करना, यू डोंट हैव सेकेंड कॉलम देयर। दूसरे वाले में सेकेंड कॉलम है ही नहीं, तो करना क्या, फिर क्या करो, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम कराओ, 25 13 4 जा 52, 3 1 जा 3। अब करो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 5 जा 25, 11 इंटू -4 -44 -21। अब थोड़े सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। फर्स्ट एलिमेंट बताओ बेटे क्या होगा, 40 बहुत सूट भी करता है, 1/40 हमारे पास है। सेकंड बताओ, 80, मेरे समझ से 80 आ रहा है। थर्ड मैंने कर लिया, आप बताओ। 45 -
माइनस, और कोई फटा दोबारा कर, दोबारा मैच नहीं किया बेटे, नहीं 40 सही है, -40, मेरा -40 आया, वही है लिखा है। ओके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इतना, जब वहां करोगे ना थोड़ा स्लो करना। 1/40 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 2 -1, इधर क्या है x/z, कंपेयर करो तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। और एग्जाम में बैठे हुए तो इक्वेशन नंबर 1 वेरीफाई जरूर कर लेना, एक इक्वेशन फर्स्ट कम से कम, तो सारे करो तो और अच्छा। तो इक्वेशन ये थी आपकी 2x + 3y + 3z = 5 है। तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ट्रू आना चाहिए। तो 2 बन जाए 2, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, 3 2 जा 6, 3 × -1 -3 = 5, ट्रू है बिल्कुल, 8 - 3 5, ट्रू है तो अच्छी बात है, तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। इस तरह से आपने किया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। अब कभी कभी सिस्टम आपको दिया है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं होता। सिस्टम दिया हुआ, मान लो ऐसा सिस्टम दिया जो एक्स वाई में है, तो 2 लाइनें बन गई पैरेलल लाइनें, तो वो कट नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन होगा नहीं, तो सॉल्यूशन जरूरी नहीं होता। और कभी कभी इक्वेशन के ना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं और कभी यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो उस पर बेस करके ये क्वेश्चंस है। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी फाउंडेशन दे दूं इसकी हल्की सी। एक चार्ट टाइप होता है, टेबल टाइप का, वो बताना। जैसे आपने जान लिया इक्वेशन का फॉर्म ax = b होगा, तो ax = b, इसके दो इक्वेशन है, उसके दो फॉर्मेट है कि या तो इसका सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब या तो होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट को कहते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम अच्छा है, गुड सिस्टम, तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट, उसका इक्वेशन का ना सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरह का होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जैसा कि अभी करके हटे हो, उसमें यूनिक सॉल्यूशन था, तभी तो आंसर आ गया अच्छा सा। तो एक तो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और दूसरा है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, कौन सी सिचुएशन है? तो ये हम जानेंगे इस मेथड से। अगर आपने डिटर्मिनेंट ए निकाली अपने सिस्टम से, डिटर्मिनेंट ए, और वो निकल गई नॉन जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन। आपका डिटर्मिनेंट ए 40 आया था लास्ट टाइम, नॉन जीरो आया था, इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया था। तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और वो सॉल्यूशन क्या था? x = a इनवर्स b, पता लग गया, a इनवर्स b। और दूसरी सिचुएशन है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, इसको ना डिपेंडेंट भी कहते हैं कि सिस्टम इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसी को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट वाले, वो पहले वाले को यूनिक कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिक कंसिस्टेंट या यूनिकली कंसिस्टेंट। लेकिन दूसरा वाला डिपेंडेंट बहुत दूर पड़ता है, यूनिक के पास है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पहले वाले की, लेकिन दूसरा वाला डिपेंडेंट जरूरत है। तो डिपेंडेंस कब होगा? जब डिटर्मिनेंट है 0 होगा। ध्यान दो, डिटर्मिनेंट है 0 होगा तो क्या होगा? डिपेंडेंट।
लेकिन एक और बात है, इनकंसिस्टेंट भी तो है। डिटर्मिनेंट ए 0 है तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ए जब 0 होगी ना तो ये दो क्लैश कर गए, कंफ्यूजन हो गई। तो इनमें आपस में डिस्टिंक्शन करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई जाए। वो कंडीशन याद करो, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसमें ओ आएगा, और उसमें एडजॉइंट ए इंटू बी जब निकालोगे तो वो ओ नहीं आएगा, इनकंसिस्टेंट में ओ नहीं आएगा, और डिपेंडेंट वाले में वो ओ आएगा। तब आपने जान लिया यूनिक का डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, और उन दोनों का डिटर्मिनेंट है 0, और फर्दर जरूरत पड़े क्लासीफाई करने की तो एडजॉइंट ए इंटू बी इसमें 0 होता है, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो उसमें होता है। ये टेबल है, चार्ट है, याद कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में ये कम आता था पहले, ये पहले कम आता था 2016 का क्वेश्चन मेरे सामने है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो ये आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में यही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, बल्कि सोल्यूशन थोड़ा मुझे लगता है कुछ कम इंपॉर्टेंट लेंदी है ना, बहुत। तो ये कंसिस्टेंसी चेक करना आ सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बिना मैट्रिक्स अलजेब्रिक होगी नहीं आप पे, और वो सोल्यूशन तो बच्चे डायरेक्ट करके और टिक कर देंगे, तो सोल्यूशन पूछेंगे नहीं। अगर क्लेवर एग्जामिनर तो सोल्यूशन करने को नहीं देगा, ये देगा। तो यूनिक सोल्यूशन तो आपने काफी जान ली दिया, तो और जो डिपेंडेंट और दूसरे सिस्टम्स है ना, उनकी थोड़ी फर्दर स्टडीज के अंदर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इनसे पहले मैं थोड़ी बात और बता दूं, आज इनवर्स वाला काम किया आपने, तो ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स की नॉलेज थोड़ी और दे दूं। ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, ए कैसा होना चाहिए? स्क्वायर, 2/2 होना चाहिए, 3/3, 4/4 हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ, तभी डिटर्मिनेंट बनेगा, रेक्टेंगुलर का डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा और बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए कि स्क्वायर होना चाहिए, वो तो वैलिड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स ए दो तरह की होती है। तरह तो बहुत है, लेकिन वो भी कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेवरल पैटर्न आपने सीखे हुए, उनमें से दो पैटर्न ये यहाँ पर। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, पक्का याद करो अभी। दूसरी होती है नॉन सिंगुलर, ऑब्जेक्टिव बन के आएगा ना इसके ऊपर, और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा खुद भी। एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर वो देखो, सिंगुलर वो जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये एग्जिस्ट करेगा क्या? डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स निकलेगा नहीं आपका, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए अनडिफाइंड 0 हो जाती है, और 1/0 की वजह से अनडिफाइंड हो जाता है। जो नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट है उसकी क्या होती है? नॉन जीरो। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ये याद करो, डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, इस केस में क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट विल एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती। और एक दो रिमार्क, ये रिमार्क जिसमें एक आपको याद है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए होता है ना। अच्छा, एक और बात समझो, ए इनवर्स का ना एक और बार इनवर्स निकाल लूं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आती है। इनवर्स ऑफ इनवर्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स। अच्छा, और वो
ए इंटू एडजॉइंट ए, वो तो याद कर ही लिया, फिर लिख दो ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू, और एक ये ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। ए बी इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक्चुअली इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, पर वो वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव में वेरिफिकेशन मुझे लगता है कि शायद उसका क्वेश्चन बन नहीं पाता, तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो जो बनेगा वो करेंगे। मुझे लगता है इसके मतलब ए बी इनवर्स इक्वल टू बी, ये खुद तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ए बी इनवर्स कितना होता है, लेकिन वेरीफाई करने को ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा वो, ठीक है। तो है इंपॉर्टेंट ये रिवर्सल लॉ। अच्छा, ऐसा रिवर्सल लॉ और भी सीखा ना आपने, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए, ठीक है। रिवर्सल लॉ जगह तो थोड़ी कम पड़ रही है, रिवर्सल लॉ मैं और बता देता हूँ, वो है ना 6 नंबर, और भी सीख लो। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट बी, ये 3 रिवर्सल लॉ आपके कोर्स में है, और भी होते हैं, और वो फोर्थ ना कोर्स में नहीं है, वो फोर्थ वो ऐसा होता है ए बी की पावर थीटा इज बी थीटा इंटू ए थीटा, ये थीटा कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट ट्रांसपोज करना आपके कोर्स में है नहीं, नेक्स्ट ईयर करोगे, ठीक है। थीटा कंजुगेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके अंदर, फिर उसका कंजुगेट करते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कोर्स में नहीं है, इसलिए ये बाकी लर्न करो। तो 4 कौन से हो गए, 4 5 6, एक मिनट, 4 2 7 आर व्हाट, रिवर्सल लॉज। रिवर्सल क्यों कहते हैं इनमें, सब में ना ए बी बी ए हो जाता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सो दे आर नोन एज रिवर्सल लॉज। एक बात और भी साथ में बता दूं, 7 नंबर तक हो गया, 8 नंबर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करें और ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें तो इक्वल होता है, और इन्हीं पे ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, तो इनको आप याद करो। आपके नोट्स में लास्ट में देखना, सम हाइलाइट्स करके हमने दिया हुआ है, वहां हाइलाइट्स लिखे, वो हाइलाइट याद करना, ठीक है। वो यही है, मतलब नहीं याद करो तो ये याद करो जो मैं बता रहा हूँ, तो आप अच्छे हो जाओगे, अच्छा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, बढ़िया। तो अब मैं फिलहाल एक क्वेश्चन और करके फिर आपकी छुट्टी करता हूँ। कंसिस्टेंसी की बैकग्राउंड मैंने दी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। वो कहता है के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा हो, यूनिक। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए, इसका ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और उसे मतलब नहीं है हमें। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 यस 3 2 के हो गया। डिटर्मिनेंट ए निकालो, फिर उसको नॉन जीरो करूंगा, के निकलेगा, वही के हमें एक्सेप्टेबल है। तो डिटर्मिनेंट ए निकालो, यूनिक सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा। अच्छा, डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइनों में लिखा जाता है, लिख दो वर्टिकल लाइन में, नहीं तो उसी से इवेल्युएट कर दो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कभी मैट्रिक्स इवेल्युएट मत कर देना, आप इवेल्युएट कर रहे हो, क्या है, डिटर्मिनेंट है वर्टिकल लाइन वाली, पर डायरेक्ट कर सकते हो। 1 के साथ रो कॉलम कैंसिल, के प्लस 2 माइनस 1 के साथ रो कॉलम कैंसिल, 2k प्लस 3 प्लस 1 के साथ रो कॉलम कैंसिल, 4 माइनस 3 1, के प्लस 2 माइनस 2k माइनस 3 प्लस 1, ये 3 मुझे ऐसा लगता है कैंसिल हो गया, माइनस के आया, ठीक है। बाकी आप देख लेना, कुछ और आया तो उसके हिसाब से हो जाएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन
डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो, मतलब ये माइनस के शुड बी नॉन जीरो, मतलब के शुड बी नॉन जीरो। तो के क्या होना चाहिए? के कैन बी एनीथिंग, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, ठीक है। के एनी नंबर बट नॉट जीरो। इन्होंने रियल वर्ड दिया नहीं तो मैं लिख देता रियल नंबर माइनस जीरो लिख देता, मतलब आर माइनस जीरो में लिख दे सकता था अगर रियल के पूछते तो। अब ये क्या पता के रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप बोलो के नॉन जीरो होना चाहिए बस। के कैन बी एवरीथिंग बट नॉट जीरो। यूनिक सोल्यूशन पूछा कि के की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। और बाकी और भी है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, ये वो है। अच्छा चल रहा है, पूरा मेहनत करो। तो इस तरह से आज का आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा अपना टाइम पर आता है।